तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम जो है आपका आर्गुमेंट। टॉपिक का नाम है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? तर्क होता है। आर्गुमेंट का हिंदी क्या होता है? तर्क होता है। इसमें भी क्या आता है? एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद से जो है आपको आर्गुमेंट दिया रहता है, यानी तर्क दिया रहता है। ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज के डेट में जितना भी एनालिटिकल पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टोटल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेलवे में देखिए एनालिटिकल पार्ट से ही आपको 12 से 13 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें तर्क हो गया, कार्रवाई हो गया, कथन और निष्कर्ष हो गया, सिलोजिज्म हो गया, पूर्वधारणा हो गया। यही सारा टॉपिक से जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिया हुआ रहता है। तो चलिए आज जो है आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? तो आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का हिंदी क्या होता है? तर्क। तर्क आप जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप जो है इसके बारे में कभी सोचे नहीं थे। नहीं तो तर्क के बारे में आप भी जानते हैं। जैसे टीवी वगैरह पे आजकल आप देख रहे होंगे, एक जो है बीजेपी का प्रवक्ता जो है संबित पात्रा नाम का, बहुत चर्चा में है वो, क्योंकि उनका डिबेट जो है बहुत ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वह तर्क कम और फनी जो है ज्यादा निकालते हैं। तो तर्क को एक तरह से हम डिबेट भी ले सकते हैं। जैसे टीवी शो पर आप देखते हैं जो डिबेट होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? तर्क है। एंकर कुछ सवाल पूछता है और जो वहां पे अतिथि बैठे हुए रहते हैं, किसी भी पार्टी का हो, उनको क्या करना होता है? जवाब देना होता है, यानी अपना तर्क रखना होता है एक क्वेश्चन का। यानी एक स्टेटमेंट, एंकर ने क्या किया? एक स्टेटमेंट बोला और बाकी जो पैनलिस्ट है, जो पैनल में बैठे हुए रहते हैं, उनको क्या करना होता है? अपना तर्क देना होता है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, तर्क जो होता है वो दो टाइप का होता है। तर्क कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्रबल तर्क। क्या होता है हमारा? प्रबल तर्क। और दूसरा होता है हमारा निर्बल तर्क। देखिए, प्रबल तर्क का इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। और निर्बल तर्क का इंग्लिश होता है वीक आर्गुमेंट। क्लियर? तो पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट होता है, यानी प्रबल जो तर्क होता है, तो प्रबल तर्क हम किसको बोलते हैं? ध्यान देना है। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं, जिससे कि आप कभी भी अगर मिस्टेक करते हो इसके बारे में तो यहां से आप देख सकते हैं। देखिए, प्रबल तर्क का मतलब होता है कि किसी योजना या विचार के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वपूर्ण तर्क जो सीधे योजना यानी विचार से संबंधित हो, साथ ही उसमें सत्यता भी हो, स्पष्टता भी हो। क्लियर? ये सारी चीज जो है उसमें जो है होनी चाहिए, वास्तविकता भी हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह कुछ और रहा हूं और जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। जैसे आप जितने भी टीवी शो में आप देखते हैं डिबेट को, उसमें देखिएगा एंकर जो सवाल पूछता है, क्या डायरेक्टली उसका उत्तर जो है, जो पैनलिस्ट होते हैं, बैठे हुए रहते हैं, जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, क्या वो डायरेक्ट जवाब देते हैं? नहीं, बहुत ही उलझाऊ जवाब होता है, यानी अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता है, उसमें स्पष्टता ज्यादा नहीं होता है, सत्यता ज्यादा नहीं होता है। तो हर पैनलिस्ट का, मैक्सिमम पैनलिस्ट का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? निर्बल होता है, यानी वीक आर्गुमेंट होता है। तो हमको यहाँ वीक आर्गुमेंट जो है और प्रबल जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को कैसे जो है डिफाइन करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रबल तर्क जो है हम उसको बोलेंगे, प्रबल तर्क हम उसको बोलेंगे जो किसी भी योजना यानी विचार के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तथ्य जो सीधे योजना से संबंधित हो। यानी अगर मैं बात कोविड का कर रहा हूं और कोविड से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तो जवाब भी किससे आना चाहिए? कोविड से ही आना चाहिए और एकदम डायरेक्ट कोविड के थ्रू ही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है
कि अगर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कोविड के बारे में और आप आंसर जो दे रहे हैं उसमें मलेरिया मिला दिए, कैंसर मिला दिए, टीबी मिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर कोविड पे ही आपका आना चाहिए। तो वैसे तर्क को हम क्या बोलते हैं? प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग तर्क बोलते हैं। और निर्बल किसको बोलते हैं? तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी किसी योजना के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वहीन तर्क, ऐसा महत्वहीन तर्क जो सीधे योजना से संबंधित नहीं हो और ना ही उसमें सत्यता की भाव हो, ना ही अस्पष्टता हो और ना ही वास्तविकता हो। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि प्रबल तर्क में किसको लेना है और निर्बल तर्क में किसको लेना है। क्लियर? इसका कुछ नियम भी होता है, रूल भी होता है, कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जिससे कि बाद में चल के क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो काफी हद तक जो है आपको एक बेस जो है मिल जाएगा बनाने का कि कैसे बनाते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं उस चीज को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको मैं दे दिया हूं, देखना है, ध्यान देना है। इसको थोड़ा सा जो है बड़ा कर लिया जाए, जूम कर लिया जाए। देखिए थोड़ा सा इसको और जूम कर लीजिए, बड़ा दिखने लगेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें पहला लिखा हुआ है प्रबल तर्क में। किसमें लिखा हुआ है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम किसको देख रहे हैं? प्रबल तर्क को देख रहे हैं। तो पहले प्रबल तर्क के बारे में हमको देख लेना है कि कौन सा प्रबल तर्क होता है। चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। तो प्रबल तर्क में पहले देखिएगा लिखा हुआ है, तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित होना चाहिए। यानी जो भी आप तर्क ले रहे हैं वो सीधे किससे संबंधित होना चाहिए? तो कथन से संबंधित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कथन आपका कुछ और कह रहा है और तर्क जो है कुछ और आप देने लगे, तो वो तर्क हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सीधे जो है किससे संबंधित होना चाहिए? तो कथन से संबंधित होना चाहिए। क्लियर? दूसरा है तर्क सलाह एवं निदान से संबंधित होना चाहिए। जो तर्क होना चाहिए उसमें जो है एक सलाह आप दीजिए, ठीक है, सलाह पे आधारित होना चाहिए या निदान पे जो है आपका आधारित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, बाद में आप देखिएगा कि स्वयं के भी तर्क होता है। आप ऐसा तर्क दे दीजिए जो स्वयं अपना तर्क हो, जिससे कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों से जो है जुड़ा हुआ नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन आता है और हम उसको जो है हम खुद का अपना विचार रखेंगे तो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक में आ जाता है। यानी जो भी तर्क हो वो किस पे हो? सलाह एवं निदान से संबंधित हो। दूसरा कह रहा है तर्क प्रश्न सूचक नहीं होना चाहिए। जो भी तर्क आप दीजिए उसमें प्रश्न सूचक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पे प्रश्न खड़ा होने वाला जो है नहीं होना चाहिए। आपका चौथा है वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित भी होना चाहिए। किस पे आधारित होना चाहिए? वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित भी होना चाहिए। आपका फिर 5 है सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, कानूनी एवं अन्य विचार पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। फिर 6 में है देश हित या जनहित में होना चाहिए। देश हित और जनहित में होना चाहिए। छठा है आपका 7वां है तुलना, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, तो आपका जो 7 नंबर जो है कि तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप कंपैरिजन जो है करने लगी है, नहीं। जैसे अमेरिका में कोई योजना चल रहा है उसका तुलना भारत से करने लगी है, नहीं, तो तुलनात्मक भी नहीं होना चाहिए। वो किस में आएगा? ये सब जो है हमारा प्रबल तर्क में आएगा। किस में आएगा? तो प्रबल जो है तर्क में आपका आएगा। क्लियर? अब चलिए निर्बल तर्क के बारे में हम जान लेते हैं कि निर्बल तर्क कौन कौन सा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, निर्बल तर्क में हम देखेंगे यहाँ पे पहला में कह रहा है एकमात्र केवल सिर्फ आदि का प्रयोग हो, वो किस में आएगा? निर्बल में आएगा, निर्बल तर्क में आएगा। एकमात्र केवल सिर्फ आदि का प्रयोग हो, किस में आएगा? निर्बल में, वीक आर्गुमेंट में आएगा। दूसरा ऐसा तर्क जो किसी व्यक्ति का अनुमान मात्र हो, यानी ऐसा तर्क जो किसी व्यक्ति का अनुमान हो, यानी कोई व्यक्ति जो है अनुमान लगा रहा हो, अगर ऐसा भी होता है तो वो किस में जाएगा? तो वीक आर्गुमेंट में जाएगा। क्लियर? ध्यान देना है। उसके बाद तीसरा है हमारा तर्क प्रश्न सूचक या तथ्यहीन हो। कह रहा है कि तर्क प्रश्न सूचक या तथ्यहीन हो। अगर कोई भी तर्क प्रश्न सूचक होता है या तथ्यहीन होता है, उसमें कोई तथ्य नहीं होता है,
सब किस में जाएगा? निर्मल में जाएगा। फिर कह रहा है तुलनात्मक, अस्पष्ट, कल्पना पे आधारित हो। अगर तुलनात्मक हो रहा है, फिर अस्पष्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, या काल्पनिक पर आधारित हो, कल्पना पर आधारित हो, तो भी किस में जाएगा? निर्बल पे जाएगा। फिर कह रहा है नकारात्मक भाव हो, जिसमें किसका भाव हो? नेगेटिव भाव हो, वो किस में जाएगा? निर्बल में जाएगा। देश हित या जनहित में नहीं हो, किस में जाएगा? निर्बल में जाएगा। स्वयं का तर्क हो, यानी खुद का अपना तर्क हो, वो भी किस में जाएगा? तो निर्बल में जाएगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबल में कौन कौन सा हमको लेना है और निर्बल में कौन कौन सा लेना है। क्लियर? एक बार और यहां देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तर्क अस्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो, प्रबल में जाएगा। तर्क सलाह एवं निदान से संबंधित हो, प्रबल में जाएगा। तर्क प्रश्न सूचक नहीं हो, किस में जाएगा? प्रबल में जाएगा। वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित हो, किस में जाएगा? प्रबल में जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी एवं अन्य विचार पर आधारित हो, किस में जाएगा? प्रबल में जाएगा। और देशहित या जनहित में हो तो प्रबल में जाएगा। तुलनात्मक नहीं हो तो किस में जाएगा? प्रबल में जाएगा। लेकिन हाँ, आपका निर्बल में कौन जाएगा? तो एकमात्र, केवल, सिर्फ लगा हो तो निर्बल में जाएगा। ऐसा तर्क जो किसी व्यक्ति का अनुमान मात्र हो, किस में जाएगा? निर्बल में जाएगा। तर्क प्रश्न सूचक या तथ्यहीन हो तो किस में जाएगा? निर्बल में जाएगा। तुलनात्मक, अस्पष्ट, कल्पना पे आधारित हो, किस में जाएगा? निर्बल में जाएगा। फिर नकारात्मक भाव हो तो निर्बल तर्क में जाएगा। देशहित या जनहित में नहीं हो, निर्बल में जाएगा। स्वयं का तर्क हो, किस में रहेगा? निर्बल में रहेगा। क्लियर? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमको प्रबल तर्क में किसको किसको लेना है और निर्बल तर्क में किसको किसको लेना है। क्लियर? जब आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो इतना सारा क्या था? हमारा बेसिक था। अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को जो है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो है आपका, देखिए, पहला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाए। देखिए, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है केवल तर्क एक मजबूत है। ध्यान देना है, जो आपको मैं अभी बताया कि तर्क दो टाइप से होता है, एक प्रबल होता है और एक निर्बल होता है। प्रबल को मजबूत भी बोला जाता है और निर्बल को कमजोर भी बोला जाता है। ऑप्शन जब आता है तो ऑप्शन में आपका ध्यान दीजिएगा, यहां मजबूत भी लिखा रहेगा, क्लियर, या यहाँ प्रबल भी लिखा रहेगा या ठोस भी लिखा रहेगा। क्लियर? ये तीनों चीज लिखा रहेगा। देखिएगा, आपका प्रबल भी दे सकता है, प्रबल भी दे सकता है, या आपको यहाँ पे मजबूत भी दे सकता है, या आपको ठोस भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठोस भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी ये तीनों चीज जो है आपको लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। अब इससे घबराइएगा मत। प्रबल माने मजबूत भी होता है, प्रबल माने ठोस भी होता है। इंग्लिश वर्ड एक ही इसका आता है, स्ट्रॉन्ग आता है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे, ध्यान देना है। तो जो ऑप्शन बन के आता है उसमें कभी आपको निर्बल जो होता है, कमजोर जो होता है, आपको वीक जो होता है, उसको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। यानी उसको हम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। निर्बल आर्गुमेंट को ध्यान देना है, हम सही में लेते हैं, सॉरी, किसको क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। अब प्रबल जो स्ट्रांग होता है उसको हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके ऑप्शन में जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, वो उसको नहीं दिया जाता है, उसको गलत करना रहता है। क्लियर? सही कौन आता है? तो केवल मजबूत वाला आता है, केवल आपको प्रबल वाला, ठोस वाला ही लिया जाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अगर दो आपका आर्गुमेंट तर्क दिया रहेगा, अगर दो दिया रहेगा, तर्क नंबर 1 और 2 दिया रहेगा, क्लियर, तो सारे एनालिटिकल पार्ट में आप देखे होंगे, अगर 2 गलत हो जाए, 1 सही हो जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगर 1 गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? हमारा बी आ जाएगा।
या वाला भी हम आपको बताए थे, अगर या में आता है तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, सी मारेंगे, दोनों गलत हो जाए तो डी मारेंगे, यदि दोनों सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, ई मारेंगे। क्लियर? तो आप ऑप्शन समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन है, समझने में भी कोई परेशानी नहीं होता है, आप आराम से समझ जाते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आप बार बार एक ही चीज को देखिए, आपको 100% जो है क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। और वीडियो देखिए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और आपको शेयर भी करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कथन कर रहा है क्या चाइनीज पटाखों को बंद कर देना चाहिए। एक कथन है आपका जिसमें कह रहा है क्या चाइनीज पटाखों को बंद कर देना चाहिए। अब उसके नीचे जो है तर्क दिया गया है, तो तर्क और हाँ और ना दो ही में आता है। ठीक है, एक व्यक्ति कहेगा हाँ या दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, यही बोल सकता है। तो आपका कथन है क्या चाइनीज पटाखों को बंद कर देना चाहिए। तर्क पहला कह रहा है कि नहीं, चीन को इस फैसले से पीड़ा होगी। तो ये बात जो कर रहा है कि ये तो भारत की बात कर रहा है ना, कि क्या चाइनीज पटाखों को बंद कर देना चाहिए। तो हम भारत में हैं, तो भारतीय के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है कि तर्क पहला कि नहीं, चीन को इस फैसले से पीड़ा होगा। तो चीन जाए भाड़ में, कोरोना दे दिया, भारत भुगत रहा है ना, तो हमको चीन से क्या मतलब है। चीन को पीड़ा हो चाहे उसको खुशी हो, हमको तो उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अब आप बताइए, वो हम लोगों को कोरोना दे दिया, अब हम लोग तो पीड़ा में हैं, वो तो खुशी में हैं। अगर उसको इतना ही रहता तो 200-400 करोड़ जो है दे देता हम लोगों को मदद के रूप में, लेकिन देगा नहीं देगा। तो इस फैसले से चीन को पीड़ा होगा, पीड़ा हो या खुशी हो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये किसी व्यक्ति का एक पार्टिकुलर अपना सोच हो सकता है, ये पार्टिकुलर अपना सोच हो सकता है कि इस फैसले से उसको पीड़ा होगा। क्लियर? ये सार्वजनिक सोच नहीं है। तो देखिए हम आपको बताते चलेंगे, जो पहले कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया हूं उसी के आधार पे ये सारा जो है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो इस फैसले से चीन को पीड़ा होगा, ये पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का स्वयं का जो है विचार है, सोच है, थिंकिंग है, ये सार्वजनिक नहीं हो सकता है। क्लियर? इसलिए ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। दूसरा कह रहा है हाँ पटाखे कीड़े मारते हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये मतलब तथ्यहीन है, इसका कोई तथ्य ही नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे हम, तो आप देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी में अभी मैं आपको समझा दिया कि ना तो तर्क एक और ना ही दो मजबूत है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या चिड़ियाघरों को बंद किया जाना चाहिए। आप तो कहेंगे कि नहीं सर, नहीं बंद कर किया जाना चाहिए। अगर बंद हो गया तो फिर हम गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाएंगे घूमने, जगह तो अब ऐसे होगा तब तो पार्क बंद हो जाएगा ना। ठीक है, तो ध्यान देना है, कह रहा है कि क्या चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए तो आपका जो विचार आएगा मन में यही आएगा कि नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग घूमने जाते हैं, चिड़िया सबको देखते हैं, या बहुत सारे चीज जानवर जो है उसमें पशु जो है पक्षी जो है रहता है, हम सबको जो है देखने जाते हैं। क्लियर? तो देखिए इस पर जो तर्क दिया है कि हाँ जानवरों को कैद करना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराध है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जितना भी एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट जितना भी होता है रीजनिंग का, वो किसी किताब में नहीं होता है और ना ही कोई आपको बता सकता है। आप खुद से इस पे विचार करें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को पढ़े, जाने, समझे, तभी एनालिटिकल पार्ट जो है बन पाता है। नहीं तो ऐसे कहिएगा तो केवल किताब रटने से, केवल किताब पढ़ने से ये सारी चीजें जो है नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा
कि क्या चिड़ियाघरों को बंद कर दिया जाना चाहिए, और तर्क पहला कह रहा है कि हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराध है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जानवरों को कैद करना किसके श्रेणी में आता है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि अगर हम लोगों को कोई व्यक्ति जो है एक कमरे में बंद कर दे तो बताइए कैसा फील होगा। तो हम भी एक सजीव प्राणी है, और हर जानवर पशु पक्षी भी क्या है, एक सजीव प्राणी है ना। तो हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो क्या ये स्वतंत्र रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? ये भी स्वतंत्र रहना चाहता है, जानवर भी स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के कैद में नहीं रहना चाहता है। और जब आप किसी की स्वतंत्रता को आप क्या करेंगे, उसको आप स्वतंत्रहीन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक अपराध कहलाएगा। तो चिड़ियाघर में जानवरों को कैद करना भी क्या हुआ, एक अपराध हुआ। इसीलिए पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। अब आप कहेंगे कि सर तो इस सारा चिड़ियाघर को जो है बंद कर देना चाहिए, रियल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहां सरकार क्यों नहीं बंद करती है, इसके पीछे का भी रीजन है। क्योंकि जितने भी चिड़ियाघर है इससे जो है इनकम होता है। क्या होता है, इनकम होता है। सरकार इसीलिए जो है इसको बंद नहीं करती है, यहां से पैसा आता है। तो ये मेरी क्या है, मजबूरी है, इसलिए बंद नहीं होता है। नहीं तो ये बिल्कुल बात जो है हमारा ये क्या है, सही है। क्योंकि जानवरों को कैद करना किस श्रेणी में आता है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा नहीं, मनोरंजन के लिए अगर जानवरों को कैद में रख, वैध हो गया है, यहाँ पे कैद होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैद होना चाहिए। थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैद होना चाहिए। कह रहा है कि नहीं, जानवरों मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाए तो वह ठीक है। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। अब हम आपको कहें कि नहीं, आपको मनोरंजन के लिए हम उठा के कमरे में डाल देते हैं और आप नागिन डांस करते रहिए, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, आप भी तो बढ़िया नागिन डांस कर लेंगे ना, लेकिन नागिन डांस जो है करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना, नागिन डांस जो है बुरा लगेगा ना। इसीलिए जो है ये बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप, मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। कह रहा है कि राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? आप कहेंगे काहे लगाया जाना चाहिए? अरे भाई, हम राजमार्ग यानी हाईवे की बात कर रहा है, अब उस पर बाइक लेके चढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो मार के टल हो ही जाएंगे ना, तब ना बाइक चलाने में मजा आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। देखिएगा, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर इसको देखते हुए आप बोलेंगे कि हाँ सर लगाया जाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, रीजन भी है। क्योंकि जितने भी ड्राइवर हैं आप देखते होंगे, सारे ड्राइवर क्या करते हैं, जाते हैं, अगर वहां पे शराब की दुकान है तो पूरा जो है मार के टल हो जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, लाकर कहीं एक्सीडेंट करा देंगे। और एक्सीडेंट कराने से क्या होता है, इसमें लोगों की जान जाती है, लोगों की क्या जाती है, जाने जाती है, तो क्षति होता है वहां पे। इसलिए जो है आप हाँ बोल सकते हैं कि हाँ इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो चलिए अब इसका जो है हम तर्क देख लेते हैं कि तर्क में जो है क्या दिया हुआ है। चलिए इसका तर्क है, ध्यान देना है, इसका तर्क है पहला। देखिएगा, पहला तर्क है इसमें कि नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि वह उनका मौलिक अधिकार है। बात एकदम सही है कि हर इंसान को अपने इच्छा के अनुसार खाने पीने, रहने और जीने का ये संविधान ही अधिकार देता है। लेकिन बाबू इस बात को आप जान लीजिए कि संविधान वैसा कोई अधिकार आपको नहीं दिया है कि आपके निजी स्वार्थ के चलते जो है किसी की जान चली जाए। ऐसा कोई जो है संविधान आपको अधिकार नहीं देता है। खाने पीने, रहने, जीने, सोने, उठने, बैठने, बोलने, हर चीज का अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है कि आप ऐसा चीज जो है खा लीजिए, पी लीजिए कि दूसरे को जान भी आप जोखिम में डाल दीजिए। ऐसा कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया है। इसलिए पहला नंबर हमारा क्या होता है, पहला नंबर हमारा गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार हमको नहीं मिला हुआ है।
कि हम कुछ भी खा ले और पी ले और किसी की जान ले ले, नहीं, ऐसा अधिकार संविधान नहीं देता है। दूसरा कह रहा है, हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल है। बिल्कुल ये बात हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर, ये बात हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे आप जानते हैं कि आपको 100 में 90% ऐसे ड्राइवर आपको मिलेंगे जो शराब के जो है लत उनको लगा रहता है, शराब पी लेते हैं और पीने के बाद जो है गाड़ी लाकर कहीं ठोक देते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, आपके इत्र मित्र भी, फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो शराब पीकर गाड़ी चलाए होंगे और एक्सीडेंट किए भी होंगे और करते भी होंगे और आगे भी करते रहेंगे अगर नहीं सुधरेंगे तो। क्लियर? तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि क्या रॉक शो का पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलने की अनुमति दी जानी चाहिए? ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि रॉक शो का पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलने का अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पर्यटन स्थल, आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल किसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम मंदिर बन रहा है, वो भी एक क्या है, पर्यटन स्थल भी है, वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे। तो देखिएगा हर जगह जो है ना एक जो है रॉक शो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ये डीजे वाला डांस, नागिन डांस, इसको क्या बोलेंगे हम, रॉक शो ही बोलेंगे, ठीक है, जिसपे जाके एकदम कमरिया लचकाते हैं लोग, ठीक। तो अब कह रहा है कि क्या उसको आधी रात तक चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब तर्क में पहला तर्क है, हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटन आते हैं और पर्यटन जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है। बिल्कुल ये बात सही है हमारा, क्योंकि हम उसको बंद नहीं करते, हम उसको बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रीजन है, जितना पर्यटन आते हैं उतना ही जो स्थानीय सरकार होता है, जिसे हम लोग बिहार में हैं, और यहाँ पे पर्यटक अगर ज्यादा जो है आए तो यहाँ पे बिहार सरकार को फायदा होगा। क्लियर? किसमें फायदा होगा? तो अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जितना आएगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आपका अर्थव्यवस्था क्या होगा, बेहतर होगा, इकोनॉमी आपका क्या होगा, बेहतर होगा। इसलिए जो है पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा, नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है, नहीं, ये बात जो है बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर ऐसा देखा जाए, जो कह रहा है कि हमारा स्थानीय परंपरा है, तो परंपरा तो बहुत है, लेकिन आजकल कोई परंपरा को मान रहा है? आजकल देखिए, तो पहले ऐसा था कि जब बारात निकलता था तो कोई जो है महिला जो है कभी जाके जो है वहां पे डांस नहीं करती थी, लेकिन आजकल वो भी लोग नागिन डांस करना शुरू कर दिया है। तो परंपरा बहुत है, लेकिन हम फॉलो थोड़े करते हैं, इसीलिए हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके आसपास से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कह रहा है कि क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। बिल्कुल आप कहेंगे कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आपको कृषि में मशीनीकरण नहीं हो तो वही जो पीछे से चलते आ रहा है उसी से हम करते रहेंगे तो हमारा उत्पादन उतना ही जो है रफ्तार से चलते रहेगा। लेकिन कृषि में नए नए अगर मशीन आएगा तो उससे उत्पादन क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो पहला कह रहा है कि हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या होगा, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नहीं, इससे बहुत से ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। आप कहेंगे ये भी बात बिल्कुल सही है सर, नहीं, लेकिन ये बात हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, गलत होगा। मैं इस पे आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ग्रामीण बेरोजगार होंगे तो उनको रोजगार देना ये सरकार का काम है, उसको दूसरे एरिया में इन्वॉल्व करना ये सरकार की काम है। अब इसके चलते आप कहेंगे कि नहीं, कृषि में मशीनीकरण नहीं होना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। जब तक हम आधुनिकरण नहीं होता है, मशीनीकरण उसका नहीं होता है कृषि का, तो तब तो पता चलेगा कि उत्पादन जो रेट है वो जो पहले था वो आज भी वहीं पे आ जाएगा।
जब तक नए नए मशीन नहीं आएंगे। अब जैसे देखिए पंजाब की तुलना में बिहार का जो उत्पादन है वो क्या है, कम है, कम होगा, क्योंकि वहां नए नए टेक्निक से जो है खेती की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पहले जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्था आज भी है। इसीलिए कृषि में मशीनीकरण होना चाहिए। लोग बेरोजगार होंगे, उनको दूसरे एरिया में ले जाना ये सरकार की काम है, क्लियर। लेकिन अब इसके चलते हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मशीनीकरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सेकंड नंबर बिल्कुल हमारा क्या होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे हम कितना था, ये 6 नंबर था, क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि क्या लड़कियों को जूड़े कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए? एकदम सीखनी चाहिए। क्यों नहीं सीखनी चाहिए भाई? अगर वो सीखती है तो आत्मरक्षा तो कम से कम कर सकती है ना। कह रहा है तर्क में कि हाँ उन्हें बदमाशों के विरुद्ध आत्मसुरक्षा में सक्षम बनाएगा। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद जो है समझ चुके हैं इस चीज को। दूसरा कह रहा है नहीं, इससे वो अपना स्त्री अनुग्रह खो दी। तो कराटे जूड़े कराटे सीख लेने से वो अपना स्त्री अनुग्रह थोड़े जो है, मतलब उसका जो है स्त्री अनुग्रह का मतलब होता है उसका जेंडर थोड़ी ही चेंज हो जाएगा, या औरत है तो कुछ और थोड़ी ही बन जाएगी, क्लियर। तो इसलिए जो है सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है आपका, देखेंगे यहाँ पे पहला कह रहा है क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कह रहा है कि क्या सभी राजनीतिक दलों पर बैन कर देना चाहिए। अब मान लीजिए कि जितने भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टियां है, सबको बंद कर दीजिए तो लोकतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा। अब तब तो राजतंत्र की जो है वारी आ जाएगी ना। तो इसीलिए हम सारे राजनीतिक पार्टियों को जो है हम हटा नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है तर्क में कि हाँ यह नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल क्या होगा हमारा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर टोटल राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, अगर उस पे पॉलिटिकल पार्टी पे हम बैन कर देते हैं, हटा देते हैं ये व्यवस्था, तो फिर वहां पे राजतंत्र जो है आ जाएगा। इसीलिए जो है ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही एक तरीका नहीं है कि इसको बैन कर दिया जाए, तो यही एगो तरीका होगा। दूसरा नहीं, इससे प्रजातंत्र का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो सेकंड नंबर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या सभी शिक्षित बेरोजगारों को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए? देखिए किसी स्टेट में आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ सरकारें जो है कदम उठाई भी है, या आगे भी एक कदम जो है उठाया ही जाएगा, या जब भी इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा जो है आप लोगों के सामने आता है कि इस देश में जितने भी बेरोजगार है, ध्यान देना है, इस देश में जितने भी बेरोजगार है उनको क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसको? जो शिक्षित है, जो शिक्षित बेरोजगार है। कौन है? शिक्षित बेरोजगार है। अब देखिए इसकी 2 पहलू होती है। जब बेरोजगारी भत्ता की बात आती है तो इसकी 2 पहलू है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे शिक्षित बेरोजगार है, वो चाहते हैं कि हमको सरकार की ओर से कुछ लाभ मिले, और लाभ मिलने के बाद जो है कुछ पैसे इकट्ठा करके हम कोई कारोबार स्टार्ट करें। लेकिन कुछ ऐसे जो है नालायक शिक्षित बेरोजगार होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अगर हमको सरकार बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दे तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों चीज यहाँ निकल के आती है कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उस पैसे का यूटिलाइज जो है किसी अन्य चीज में करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे वो सोचेंगे कि चलो भाई जब सरकार हमको दे ही रहा है तो हमको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसकी 2 पहलू होती है। अब इसमें आपका तर्क पहला है कि हाँ उन्हें नए रोजगार प्राप्त करने या स्वतः रोजगार प्रारंभ करने में मदद करेगा। बिल्कुल ये बात क्या है हमारा, बिल्कुल ये बात हमारा सही होगा। पहला जो है बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। दूसरा नहीं, ये बेरोजगार युवाओं का जीवन यापन करने में मदद करेगा जिससे कि उनमें नकारापन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि
यहाँ पे अगर उन्हें मिल रहा है पैसा तो कह रहा है कि रोजगार प्रारंभ करने में आर्थिक मदद मिलेगा, आर्थिक क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। ये भी बात सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि चलिए सरकार हमको पैसा दे ही रहा है और इससे हमारा जीवन यापन हो ही जा रहा है, तो हमको कुछ करने की क्या जरूरत है। तो ये भी बात हमारा क्या है, ये भी बात हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। कह रहा है कि क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक न्यायालय होने चाहिए। कह रहा है कि क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक जो है वहां उच्च न्यायालय होनी चाहिए, यानी हाई कोर्ट होनी चाहिए। तो देखिए बाबू इस बात को समझ लीजिए। आप देखिए हर स्टेट में आप देखते होंगे, जैसे बिहार में ही आप देख लीजिएगा, एक गो हाई कोर्ट है। अब उसमें एक केस जो है ना 10-10 साल चलते हैं। एक केस को निपटाने में 10-10 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक गो है। अगर यही जो है 5, 6, 7 अगर हाई कोर्ट बना दिया जाए तो हमको लगता है कि केस जो है इतना दिन तक जो है जो पेंडिंग में पड़ा रहेगा वो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपका तर्क आ रहा है कि नहीं, यह करदाता के धन की सरासर बर्बादी होगी। तो यहाँ बर्बादी कहाँ होगा? आप जो कर देते हैं या कोई भी कर देता है तो इसकी बर्बादी थोड़ी होगी। अगर सुनवाई जल्दी हो जाता है तो इसमें कहीं से कुछ बर्बाद होने वाला नहीं है। इसीलिए पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, हाँ, यह बहुत समय से अपूर्ण चल रहे मामलों को हल करने में मदद करेगा। देखिए यही बात पहले मैं आपको बताया और यहाँ पे ये बात जो है आ गया कि जो लंबे समय से जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको जो है क्लियर करने में क्या होगा, तो मदद मिलेगा। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, सही होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो है देख लिया जाए, फिर जो है आगे क्वेश्चन जो है फिर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आप देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं। तो एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है, यानी मियाँ बीबी रहे तो एकल, मियाँ बीबी के साथ जो है भाई भौजाई माँ बाप रहे तो क्या हो गया, संयुक्त हो गया। यानी जिसमें सभी लोग आते हैं वो संयुक्त परिवार होता है, जिसमें मियाँ बीबी है तो क्या हो गया, एकल परिवार हो गया। अब इसमें कह रहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2 कंडीशन होता है, अपने अपने जगह पे दोनों जो है ना अच्छा होता है। स्वतंत्रता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकल परिवार अच्छा होता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संयुक्त परिवार अच्छा होता है। यानी अगर एकल परिवार आप पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपकी आजादी होती है। पत्नी जो है पूरे मार्केटिंग, पूरे एक चक्कर पर डे मारेगी, क्या हम आजाद है, कोई मेरे ऊपर नहीं है, जो है वो हम है। मन करेगा तो जाके पटना गांधी मैदान में जाके बैठूंगी, या मन करेगा तो मोना सिनेमा में जाकर 3 घंटा बिताऊंगी, कोई रोकने वाला थोड़ी है, नहीं है ना। तो ध्यान रखना है, एकल परिवार का मतलब होता है स्वतंत्रता। यानी लोग जब स्वतंत्रता चाहते हैं तो क्या होते हैं कि अपने जो है पूरे परिवार से कल्टी मार लेते हैं और अलग हो जाते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही होता है। हाँ, वहां पे स्वतंत्रता नहीं होती है, घर में एक मालिक होता है, मालिक के अकॉर्डिंग सभी को चलना होता है। मालिक कहेगा कि यहाँ जाना है तो जाएंगे। अगर आपकी पत्नी बोली कि हमको मायके जाना है और मालिक बोल दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन एकल में क्या होता है, जब मर्जी किया तब सूटकेस उठाए और तुरंत जो है चल दिए, तुरंत क्या हुआ, चल दिए। पति अगर पूछे तो कहाँ, तो मायके, तो अब पति देव क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि आप तो एकल परिवार में जी रहे हैं ना। ज्यादा इधर उधर कीजिएगा, पता चलेगा कि कल से खाना बनाना बंद हो गया, आप क्या कीजिएगा। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त परिवार में सभी एक साथ रहते हैं, उसमें एक मालिक होता है, मालिक के अनुसार आपको चलना पड़ता है। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार काफी बेहतर होता है। आप जानते हैं कि अगर आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई अगर है
आप बगल वाला जो है आगे आपसे लड़ाई करने के लिए, तो 4 गो लाठी निकलेगा एक साथ। कै गो लाठी? तो 4 गो लाठी निकलेगा। पता चलेगा कि बगल वाला सटक गया, भाग गया, देखिए कि भाग गया। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वहां पे तुरंत जो है घर में 5-6 आदमी अगर है तो कोई भी लेकर आपको हॉस्पिटल में चला जाएगा। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। मियाँ बीवी अगर रहता है, एक बच्चा भी रहता है, किसी की तबीयत खराब होता है, अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर बीवी को जो है बगल वाले से कहना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, चलो। या मान लेते हैं कि अगर बीवी नहीं है, हस्बैंड को कुछ ऐसा हुआ, तो फिर जो है अब जो पड़ोसन है उन्हीं से जो है कहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये दोनों जो है अपने अपने जगह पे सही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका निष्कर्ष क्या है, तर्क क्या है। पहला कह रहा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तथा काम के बोझ को कम करते हैं। ये एकदम आपका क्या है, राइट है। पहला भी क्या है, राइट है, सब कुछ समझा चुके हैं। दूसरा, हाँ, एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ये भी बात हमारा क्या है, सही है। तो इसमें बोथ दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, तो ई मारेंगे। तो चलिए अब हम आपको यहीं पे रोकते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है फिर कल होगा और बहुत ही बेहतर ढंग से होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मनोरंजन को करते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।